हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तनु क्लासेस 8 को में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का चैप्टर फर्स्ट। किसका चैप्टर फर्स्ट? सेमेस्ट्री अर्थशास्त्र का चैप्टर फर्स्ट पर इकोनॉमिक्स के सेमेस्ट्री अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है सेमेस्ट्री अर्थशास्त्र का चैप्टर फर्स्ट पर बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के आए हैं। यानी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के आए हैं। इस टाइप के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके बिहार बोर्ड में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बोर्ड यानी जैसे कि जैक बोर्ड हुआ, एमपी बोर्ड हुआ, झारखंड बोर्ड हुआ, ये सब में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। इससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इसका थ्योरी को कंप्लीट नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर के पहले थ्योरी को कंप्लीट करना, नहीं तो फिर आपको रटना पड़ेगा और रटने से ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? यहाँ आपको चार ऑप्शन मिल रहा है। पहला है व्यक्तिगत परिवार का, दूसरा है समग्र का, और तीसरा है व्यक्तिगत फर्म का, और चौथा है व्यक्तिगत इकाई का। लेकिन यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो चूज कीजिए। या जिसका थ्योरी कंप्लीट है उनका वो तो मतलब चूज कर लेंगे, लेकिन जो थ्योरी कंप्लीट नहीं की है उनको थोड़ा सा यहाँ दिक्कत महसूस होगा कि व्यक्तिगत परिवार का या फिर समग्र का होगा या फिर व्यक्तिगत फर्म ही होगा या फिर व्यक्तिगत इकाई होगा। किसका अध्ययन किया जाता है यानी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी यानी समग्र का अध्ययन किया जाता है। मैंने आप लोगों को थ्योरी में कंप्लीट कराया है कि समग्र का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत? समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है उसका अध्ययन। यानी समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन होता है? समग्र का अध्ययन होता है। बाकी व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म या फिर व्यक्तिगत इकाई का जो अध्ययन होता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है। किसमें होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से स्टोक चर होता है। निम्न में से स्टोक चर होता है। अब स्टोक चर क्या होता है? स्टोक जो होता है, स्टोक एक समय बिंदु या फिर निश्चित समय पर मापा जाने वाला चर होता है। स्टोक चर होता है समय बिंदु या फिर एक निश्चित बिंदु पर मापा जाने वाला क्या होता है? चर होता है। उसी को क्या कहते हैं? स्टोक चर कहते हैं। लेकिन यहाँ आपको चार ऑप्शन मिल रहा है कि पूंजी पर ब्याज, दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी, मुद्रा या धन का व्यय या फिर उपयुक्त सभी। यह क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से स्टोक चर होता है। स्टोक चर होता है, निम्न में से स्टोक चर होता है पूंजी पर ब्याज, दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी, मुद्रा या धन का व्यय या फिर उपयुक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी यानी दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी एक क्या है? स्टोक चर है। दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी क्या है? एक स्टोक चर है। कौन सा स्टोक चर है? दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? स्टोक चर के अंतर्गत आता है। ये इस तरह से हो गया, दूसरा नंबर कवर हो गया। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है कि समूह की बनावट पर ध्यान न देना किस अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है? समूह की बनावट पर ध्यान न देना किस अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है? यानी एक तरह से फेमस, बहुत बड़ा मतलब समस्या है। क्या है? यहाँ आपको चार ऑप्शन मिल रहा है। पहला कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र, तीसरा दोनों की या फिर किसी की नहीं, लास्ट में क्या है? किसी की नहीं। लेकिन आपका करेक्ट आंसर चूज करना है। आपको करेक्ट आंसर कौन सा होगा? यहाँ आपको करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी यानी समष्टि अर्थशास्त्र में, यानी समष्टि अर्थशास्त्र समूह की बनावट पर ध्यान न देना समष्टि अर्थशास्त्र की एक बहुत बड़ा समस्या है, एक प्रमुख समस्या है। ठीक है, इसी तरह तीसरा कवर हो गया। तीसरा कवर हो गया कि समूह की बनावट पर ध्यान न देना किस अर्थशास्त्र का प्रमुख समस्या है? आंसर क्या हो गया? समष्टि अर्थशास्त्र। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है। यहाँ आपको चार ऑप्शन मिल रहा है। पहला है कीमत सिद्धांत, दूसरा है सामान्य मूल्य स्तर, तीसरा है दोनों, और चौथा है इनमें दोनों में से कोई नहीं। देखिए यहाँ आप लोगों को सिर्फ मैं आंसर की बता रहा हूँ, यहाँ ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा हूँ। क्यों नहीं बता रहा हूँ? क्योंकि मैं ये थ्योरी में कंप्लीट करा चुका हूँ। थ्योरी में पूरा तरह से मतलब एक्सप्लेन करके बता दिया हूँ, जिसके कारण हमको यहाँ फिर दोबारा कोई चीज़ न पढ़ाने की जरूरत पड़े। जहाँ तक हमें कोशिश कर रहा हूँ कि एक चीज़ को दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि एक चीज़ को दोबारा पढ़ाएंगे तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम टाइम की बचत करना चाहते हैं। देखिए समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है। यहाँ आपको चार ऑप्शन मिल रहा है। पहला है कीमत सिद्धांत, दूसरा है सामान्य मूल्य स्तर, या फिर दोनों में से कोई नहीं। लेकिन यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा, करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी यानी सामान्य मूल्य स्तर। सामान्य मूल्य स्तर क्या है कि समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है। सामान्य मुख्य यंत्र क्या है? सामान्य मूल्य स्तर जो है, सामान्य मूल्य स्तर वो क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र का एक मुख्य यंत्र है, यानी फेमस यानी मुख्य प्रमुख यंत्र है। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं कि कौन सा प्रवाह चर नहीं है? कौन सा प्रवाह चर नहीं है? कौन सा
प्रवाह चर नहीं है। यहाँ आपको चार ऑप्शन मिल रहा है, पहला है आय, दूसरा है पूंजी निर्माण, या तीसरा है मुद्रा की प्राप्ति, मुद्रा की पूर्ति, या फिर चौथा है पानी की टंकी से रिसाव। अब पानी की टंकी से रिसाव देखिए कैसा कैसा ऑब्जेक्ट यहाँ मतलब ऑप्शन दिया जा रहा है आपको। पहला क्या है आय, दूसरा है पूंजी निर्माण, तीसरा है मुद्रा की पूर्ति, या फिर चौथा है पानी की टंकी से रिसाव। लेकिन इसका जो आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा सी विल बी द करेक्ट आंसर। यानी मुद्रा की पूर्ति एक क्या है, प्रवाह है, प्रवाहचर है, प्रवाहचर नहीं है। मुद्रा की पूर्ति एक क्या है, प्रवाहचर नहीं है। मुद्रा की पूर्ति क्या नहीं है, मतलब प्रवाहचर एक तरह से मतलब ये प्रवाहचर का कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, ये इस तरह से हो गया, 5वां नंबर क्वेश्चन कवर हो गया मेरा। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 6ठा क्वेश्चन में। समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया। समष्टि अर्थशास्त्र में आप लोगों को थ्योरी में बता चुका हूं कि समष्टि अर्थशास्त्र कैसे, समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव बहुत बड़ा टॉपिक था। समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव ये मैं थ्योरी में कंप्लीट करा चुका हूं। देखिए यहाँ आपको चार ऑप्शन मिल रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया, कब आया। पहला ऑप्शन है 1929 के बाद, दूसरा है 1950 के बाद, तीसरा है 1935 के बाद, या फिर 1901 के बाद। यहाँ आपका चार ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ करेक्ट जो आंसर होगा आपका वो होगा ए, यानी 1929 के बाद समष्टि अर्थशास्त्र अपना अस्तित्व में आया था। कब आया था, 1929 के बाद समष्टि अर्थशास्त्र अपना अस्तित्व में आया था। ये कैसे आया था थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि 1929 में महा आर्थिक मंदी आई थी दुनिया में, पूरा दुनिया में आर्थिक मंदी कब आई थी, 1929 में। उसके 1929 में जो आर्थिक मंदी आई थी उसमें अर्थशास्त्रियों ने बहुत सारा चीज़ सीखा, बहुत सारा किताबें लिखी, इतिहास रची, बहुत सारा चीज़ उनको मतलब देखने के लिए मिला और बहुत सारी चीज़ मतलब एक तरह से वो आर्थिक मंदी से लड़ने के लिए अर्थशास्त्रियों ने बहुत सारे सूत्र निकाले। मतलब समष्टि अर्थशास्त्र का उसी युग में यही मतलब 1929 के बाद ही मतलब एक तरह से आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था। मतलब उसी युग में किसका उद्भव हुआ था, समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ था। यहाँ आपको वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया, मतलब उसका अस्तित्व पहले नहीं था, लेकिन उसका अस्तित्व कब आया, 1929 के बाद आया। 1929 के बाद यानी आर्थिक महामंदी के बाद आया। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं कि अमेरिका में 1929 से 1935 तक, अमेरिका में 1929 से 1935 तक बेरोजगारी की दर पहुंच गई। ये मैं थ्योरी में कंप्लीट करा चुका हूँ। पहला ऑप्शन है 3 से 25%, दूसरा है 5 से 20%, तीसरा है 8 से 18%, चौथा है 6 से 15%। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए, यानी 3 से 25%। 1929 से 1935 तक बेरोजगारी की दर बढ़ गई थी। कहाँ बढ़ गई थी, यूएस यानी अमेरिका में। अमेरिका में कितना बेरोजगारी बढ़ गई थी, 3 से 25% तक बेरोजगारी बढ़ गई थी 1929 से 1935 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब जो भी मैं करा रहा हूँ बहुत ज़्यादा मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांस है, इसलिए आप लोग कोई भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। 8वां जो क्वेश्चन है, 8वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो यह है कि समय के एक निश्चित बिंदु पर, समय के एक निश्चित बिंदु पर मात्रा की माप, समय के एक निश्चित बिंदु पर मात्रा की माप क्या होता है, मात्रा की माप। देखिए समय के एक निश्चित बिंदु पर मात्रा की माप प्रवाहचर है, या फिर स्टोक चर है, या फिर स्थिर स्टोक, या फिर इनमें से कोई नहीं, लेकिन यहाँ आपको चार ऑप्शन मिल रहा है। जिनका थ्योरी कंप्लीट है वो तो पहले आंसर सोच लिए होंगे, उनका आंसर तो आ गया होगा माइंड में। यह क्या है, चार ऑप्शन है, प्रवाहचर, दूसरा स्टोक चर, तीसरा क्या है स्थिर स्टोक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा सी, स्थिर स्टोक विल बी द करेक्ट आंसर। यानी समय के एक निश्चित बिंदु पर मात्रा की माप क्या होता है कि मात्रा का माप जो होता है वो क्या होता है, स्थिर स्टोक होता है। स्थिर मतलब एक तरह से लोकेटेड। ठीक है, इसी तरह आठवां क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। 8 का कौन सा आंसर होगा, सी यानी स्थिर स्टोक। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। 9वां जो क्वेश्चन है, पूंजी के स्टोक की वृद्धि कहलाती है। पूंजी के स्टोक की वृद्धि क्या कहलाती है। यहाँ आपको चार ऑप्शन मिल रहा है। पहला है पूंजी ह्रास, दूसरा है पूंजी लाभ, तीसरा है पूंजी निर्माण, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपको चार ऑप्शन मिल रहा है। जिनका थ्योरी कंप्लीट है वो तो आंसर दे सकेंगे आराम से, लेकिन जो थ्योरी कंप्लीट नहीं किए हैं उनको रटना पड़ेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, पूंजी ह्रास, पूंजी लाभ, या फिर पूंजी निर्माण, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी सी विल बी द राइट आंसर। यानी पूंजी निर्माण क्या है, पूंजी स्टॉक की वृद्धि कहलाती है। पूंजी निर्माण को क्या कहलाती है, पूंजी स्टॉक की वृद्धि किसको कहलाती है, पूंजी निर्माण को कहलाती है। इसी तरह 9 का कौन सा आंसर हो गया, सी यानी पूंजी निर्माण। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं।
10वां जो क्वेश्चन है वो ये है कि आर्थिक इकाई हो सकते हैं, आर्थिक इकाई हो सकते हैं। यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है। पहला है कि केवल उपभोक्ता, दूसरा है केवल उत्पादकता, तीसरा है सरकार, निगम, बैंक, या फिर लास्ट है सभी। देखिए आप लोग को थोड़ा समय दिया जरा, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें से जो आपको समय मिल रहा है आप लोग सोचिए कौन सा आंसर होगा जिनका थ्योरी कंप्लीट है। अगर थ्योरी कंप्लीट करके भी आप अगर आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका थ्योरी पूरा तरह से कंप्लीट नहीं है। आप सिर्फ वीडियो देख करके छोड़ दी हैं, आप नोट नहीं बनाए हैं, आप दिमाग में नहीं रखे हैं, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन क्या करा है कि आर्थिक इकाई हो सकते हैं, आर्थिक इकाई हो सकते हैं। पहला क्या है, केवल उपभोक्ता, केवल उत्पादक, या फिर सड़क, निगम, बैंक, या फिर सभी। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा 10 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, इनमें सभी। यानी केवल उत्पादक भी आए, उपभोक्ता भी आएगा, उत्पादक भी आएगा, सड़क, निगम, बैंक, सब किस में आएगा, आर्थिक इकाई होगा। मतलब सब क्या हो सकते हैं, आर्थिक इकाई हो सकते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। 11वां जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रवाह चर का उदाहरण है, प्रवाह चर का उदाहरण है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है। पहला है कि मशीनरी का आयात, मशीनरी का मतलब, आयात का मतलब ये होता है कि बाहरी देश से मशीन का आना, बाहरी देश से मशीनों का आना, मतलब नए नए तकनीक वाली मशीन का आना क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, मशीनरी का आयात। प्रवाह चर का उदाहरण है मशीनरी का आयात, या फिर पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन, या फिर चावल का उत्पादन, या फिर उपयुक्त सभी, या फिर उपयुक्त सभी। आप लोग थोड़ा सा कंप्लीट मतलब थोड़ा सा सोचिए कि इनका आंसर कौन सा होगा। अगर आप लोग का थ्योरी कंप्लीट है, अगर थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो फिर रटिए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि मशीनरी का आयात, पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन, या फिर चावल का उत्पादन, या फिर उपयुक्त सभी। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यानी चावल का उत्पादन, पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन, मशीनरी का आयात, सब क्या है, प्रवाह चर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, सब प्रवाह चर का उदाहरण है। मशीनरी का आयात, पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन, चावल का उत्पादन, उपयुक्त में सभी, ये तीनों के तीनों किसका उदाहरण है, प्रवाह चर का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। 12वां जो क्वेश्चन है, पारिवारिक क्षेत्र कहते हैं, पारिवारिक क्षेत्र। जैसे देखिए आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ, पारिवारिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र, यानी थ्योरी में पूरा तरह से आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि पारिवारिक क्षेत्र क्या होता है, सरकारी क्षेत्र क्या होता है, या फिर उत्पादक क्षेत्र क्या होता है। 3 तरह के क्षेत्र में पढ़ा चुका हूँ। लेकिन यह आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि पारिवारिक क्षेत्र कहते हैं, यानी पारिवारिक क्षेत्र किसको कहते हैं। जिसका थ्योरी कंप्लीट है उनको तो आंसर आ गया होगा, लेकिन यह जिनको नहीं आता है उनको मैं बता रहा हूँ। देखिए कि पहला ऑप्शन क्या है, फर्म को, दूसरा है सरकार को, तीसरा है फर्म और सरकार के अतिरिक्त दूसरों को, या फिर सभी को। यह 4 ऑप्शन है आपका। 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए करेक्ट जो होगा वो होगा आपका डी, यानी 12 का डी ऑप्शन सही है। सभी को यानी फर्म और सरकार के अतिरिक्त दूसरों को भी, सरकार को भी, फर्म को भी क्या कहा जाता है, पारिवारिक क्षेत्र कहा जाता है। पारिवारिक क्षेत्र के आगे सबको, मतलब फर्म को भी कहा जाएगा, सरकार को भी, फर्म और सरकार के अतिरिक्त दूसरों को भी क्या कहा जाएगा, पारिवारिक क्षेत्र मतलब कहा जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्या आगे बढ़ते हैं, 30वां जो क्वेश्चन है, यानी 13वां जो क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन यह है कि महामंदी किस वर्ष आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि समष्टि अर्थव्यवस्था अस्तित्व में कब आई थी, यानी 1929 के महा आर्थिक मंदी के बाद ही आए थे। लेकिन ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि महामंदी किस वर्ष आई। आप लोग को तो आंसर आ गया होगा, 1901 में, या फिर 1910 में, 1929 में, या फिर 1940 में। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी, यानी 1929 में। आर्थिक महामंदी कब आई थी, 1929 में आई थी। इसी के बाद व्यष्टि अर्थशास्त्र अपना अस्तित्व में आया था। महामंदी किस वर्ष आई, 1929 में, यानी 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी विल बी द करेक्ट आंसर। यानी महामंदी किस वर्ष आई, 1929 वर्ष में, ठीक है। देखिए मैं कुछ यहाँ यानी क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग को याद हो जाए। मुझे कोई शौक नहीं है कि एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करें, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है। पहला है संपत्ति, या फिर बचत, या निर्यात, या फिर लाभ। यह कौन सा स्टॉक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है, कौन सा स्टॉक है, यानी एक तरह से स्टॉक करके रहता है, ठीक है। संपत्ति, बचत, निर्यात, या फिर लाभ। यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी संपत्ति। संपत्ति क्या है, स्टॉक है। संपत्ति एक तरह से स्टॉक है, यानी 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी संपत्ति क्या है, स्टॉक है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। 15वां जो क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को कहते हैं। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, वास्तविक प्रवाह, या फिर चक्रीय प्रवाह, या फिर मौद्रिक प्रवाह, या फिर
स्टॉक प्रवाह कौन सा प्रवाह को कहते हैं, यानी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं यानी गुड्स और सर्विसेज के प्रवाह को क्या कहते हैं। या 4 ऑप्शन मिल रहा है, पहला है वास्तविक प्रवाह, दूसरा है चक्रीय प्रवाह, तीसरा है मौद्रिक प्रवाह और चौथा है स्टॉक प्रवाह। लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका वास्तविक प्रवाह, यानी ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, वास्तविक प्रवाह। यानी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रवाह कहते हैं, यानी रियल मतलब प्रवाह कहते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रवाह कहते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन की तरफ। उत्पादक क्षेत्र पूर्ति के लिए परिवार किस क्षेत्र पर निर्भर करता है। उत्पादक क्षेत्र पूर्ति के लिए, यानी उत्पादक क्षेत्र जो होते हैं वो उत्पादक क्षेत्र अपनी पूर्ति के लिए, अपनी मतलब एक कोई भी सामान घटिया अपनी पूर्ति के लिए किस क्षेत्र पर पूर्ति के लिए परिवार किस क्षेत्र पर निर्भर करता है। यह आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है। पहला है वस्तु और सेवाओं की पूर्ति, उत्पादन के साधनों की पूर्ति, दोनों ए और बी, या फिर दोनों यहाँ ए और बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप चूज कीजिए। करेक्ट आंसर कौन होगा, करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो होगा बी, यानी उत्पादन के साधनों की पूर्ति। उत्पादक क्षेत्र पूर्ति के लिए परिवार किस क्षेत्र पर निर्भर करता है, तो कौन सा क्षेत्र पर, उत्पादन के साधनों की पूर्ति पर निर्भर करता है। यानी 16 का जो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। 17वां जो क्वेश्चन है कि मौद्रिक प्रवाह से परस्पर संबंधित है मौद्रिक प्रवाह, वास्तविक प्रवाह, या फिर चक्रीय प्रवाह, या फिर स्टॉक प्रवाह। यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है, मौद्रिक प्रवाह, वास्तविक प्रवाह, चक्रीय प्रवाह, या फिर स्टॉक प्रवाह। अब 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। यानी वास्तविक प्रवाह क्या है, वास्तविक प्रवाह मौद्रिक प्रवाह से परस्पर संबंधित है, यानी ये दोनों के बीच क्या है, संबंध है। मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह क्या है, दोनों के बीच परस्पर संबंध है। मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह के बीच कौन सा संबंध है, परस्पर संबंध है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, 17 का बी हो गया। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 18वां क्वेश्चन की तरफ। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है, देखिए समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है। पहला है कीमत विश्लेषण, दूसरा है राष्ट्रीय आय विश्लेषण, तीसरा है कीमत एवं राष्ट्रीय आय विश्लेषण, चौथा है सभी। देखिए यहाँ बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मेरा कोई गलती नहीं है अगर आप लोग थ्योरी कंप्लीट नहीं किए हैं, या फिर थ्योरी कंप्लीट इग्नोर कर दिए हैं, या फिर थ्योरी कंप्लीट आपका पूरा तरह से नहीं है। लेकिन यह देखिए कि 18वां क्वेश्चन जो है वो ये पूछ रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है, या फिर समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है 18वां क्वेश्चन में। ठीक है, पहला ऑप्शन आप पढ़ लिए, कीमत विश्लेषण, दूसरा है राष्ट्रीय आय विश्लेषण, तीसरा है कीमत एवं राष्ट्रीय आय विश्लेषण, या फिर चौथा है सभी। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा, 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी राष्ट्रीय आय विश्लेषण। राष्ट्रीय आय विश्लेषण अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है, यानी फेमस यानी प्रमुख यंत्र कौन सा है, राष्ट्रीय आय का विश्लेषण। समष्टि अर्थशास्त्र का क्या है, मुख्य यंत्र है, यानी फेमस एक तरह से मुख्य यंत्र कौन सा है, राष्ट्रीय आय विश्लेषण। यानी आप लोगों को मैंने बताया भी था थ्योरी के अंदर की समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय क्या होगा नहीं होगा उसी की गणना जो होती है वो कौन सा अर्थशास्त्र के अंतर्गत होती है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होती है। ठीक है, वही क्वेश्चन आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव बना करके पूछा जा रहा है। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। 18 का बी हो गया। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 19वां क्वेश्चन की तरफ। किन्स ने किस विचारधारा का विकास किया, किन्स ने किस विचारधारा का विकास किया। पहला व्यष्टि, दूसरा समष्टि, या फिर उपयुक्त तो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। किन्स ने किस विचारधारा का विकास किया। यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी समष्टि विचारधारा का विकास किया था, डेवलप किया था। कौन किया था, किन्स ने समष्टि विचारधारा का क्या किया था, डेवलप किया था, उसका विकास किया था। ठीक है, हम यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ के आंसर कर रहे हैं, यहाँ हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। एक्सप्लेन जो किए हैं वो मतलब थ्योरी वाला वीडियो में किए हैं, वो जाकर के आप लोग देख लीजिए अगर आप लोग को ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, समझने में आप लोग को दिक्कत हो रही है। ठीक है, इसी तरह 19वां क्वेश्चन हो गया। 19 का कौन सा आंसर हो गया, बी। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन यह है कि अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोज से लिया गया है, जिसका
जिसका अर्थ क्या है, यानी आप लोगों को बताया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि का होता है माइक्रो और समष्टि का होता है मैक्रो, यानी ए और आई का ही फर्क था दोनों में, ए और आई का ही क्या फर्क था, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको क्या पूछना है कि अंग्रेजी शब्द मैक्रो, यानी मैक्रो जो शब्द है वो कौन सा वर्ड है, अंग्रेजी शब्द का, वो अंग्रेजी शब्द है। ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से लिया गया है, किससे लिया गया है, मैक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है वो उसका आपको अर्थ बताना है। या 20 नंबर क्वेश्चन में आपको यही पूछा जा रहा है, जिसका अर्थ होता है ए में सूक्ष्म दिया है, बी में आपको व्यापक दिया है, तीसरा में सी में जो है व्यक्तिगत दिया है, और डी में जो दिया है इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका जो आपका करेक्ट जो आंसर होगा 20 का वो होगा बी, यानी व्यापक। यानी इसका मतलब क्या होता है, मैक्रो का मतलब क्या होता है, व्यापक यानी बड़ा, यानी दीर्घ। आप लोगों को बताया था, मैं आप लोगों को बताया था कि समष्टि का जो मतलब होता है दीर्घ होता है, बड़ा होता है। व्यापक भी मतलब दीर्घ और व्यापक में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों मतलब एक तरह से पर्यायवाची वर्ड भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। पर्यायवाची मतलब या फिर इसका मिलता जुलता मीनिंग होता है, ठीक है। व्यापक यानी व्यापक किसका मतलब हो गया, मैक्रो का मतलब क्या हो गया, व्यापक। यानी 20 का आंसर कौन सा हो गया, बी, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ नंबर क्वेश्चन बी, 20, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 21वां क्वेश्चन की तरफ। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है बाजार में गेहूं की कीमत का, अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का, वस्तुओं की पूर्ति नियम का, या फिर स्कूटर में मांग की लॉन्च का, मांग की लॉन्च का। अब देखिए आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है, पहला है बाजार में गेहूं की कीमत का, दूसरा है अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का, वस्तुओं की पूर्ति नियम का, या फिर स्कूटर में मांग की लॉन्च का। देखिए आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है, जिनका अगर थ्योरी कंप्लीट है उनको तो आंसर आता ही होगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सिंपल सा इसका जो आंसर है वो होगा बी, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। 21 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का जो अध्ययन किया जाता है किसके अंदर किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का अध्ययन किसमें, समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। यानी 21 का आंसर कौन सा हो गया, बी। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट जो क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 22वां जो है, सामान्य कीमत पर अध्ययन किया जाता है, सामान्य कीमत पर अध्ययन किया जाता है। पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र, तीसरा है दोनों में या फिर किसी में नहीं। यानी सामान्य कीमत पर, कीमती स्तर पर, सामान्य कीमत स्तर पर किसका अध्ययन किया जाता है। यहाँ आपको 22 नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सामान्य कीमत स्तर पर किसका अध्ययन किया जाता है, यहाँ आपको 4 ऑप्शन जो दिया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं, या फिर किसी में नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी, यानी समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किस में किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि समष्टि अर्थशास्त्र एक तरह से समंदर है और व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब एक तरह से यूनिट है, ठीक है। यानी समष्टि अर्थशास्त्र मतलब बहुत बड़ा शास्त्र है, बहुत बड़ा अर्थशास्त्र है, जिसमें सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। इस तरह से 22 का आंसर कौन सा हो गया, बी, यानी समष्टि अर्थशास्त्र। इस तरह से मेरा यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से खत्म हो रहा है, यानी 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से किए, यानी चैप्टर फर्स्ट में समष्टि अर्थशास्त्र में 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से किए। लेकिन मैं आप लोगों के लिए स्पेशल क्वेश्चन टाइप किया हूं कि आप लोग क्या पढ़ते हैं सही में इसका, यानी एक वर्ड में जवाब देना है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। आपको क्या करना है कि एक शब्द में उत्तर देना है। मैं स्पेशल क्वेश्चन आपको टाइप किया हूँ, स्पेशल क्वेश्चन तैयार किया हूँ। आपको क्या करना है, एक शब्द में उत्तर देना है, आंसर देना है। देखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से या फिर किसी बुक से नहीं लिया गया है, यह आप जान लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं ही टाइप किया हूँ, ये तैयार किया हूँ, ठीक है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है कि मैक्रो शब्द किस अर्थशास्त्र से संबंधित है। मैक्रो शब्द जो है वो किस अर्थशास्त्र से संबंधित है, तो आंसर क्या है, एडम स्मिथ। यानी मैक्रो शब्द किस अर्थशास्त्र से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा मैक्रो शब्द एडम स्मिथ अर्थशास्त्र से संबंधित है। एडम स्मिथ कौन थे, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र का जनक यानी ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। यहाँ आपको जो ये एक तरह से शॉर्ट जो क्वेश्चन मैं बनाया हूँ, इसमें ये पूछा हूँ कि मैक्रो शब्द किस अर्थशास्त्र से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा एडम स्मिथ से संबंधित है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन आपके लिए टाइप किया हूँ, समष्टि अर्थशास्त्र का एक दोष लिखिए। समष्टि अर्थशास्त्र का एक दोष यानी उसकी एक कमी लिखिए। विजातीय समूह का समस्या एक बहुत बड़ा समस्या है समष्टि अर्थशास्त्र में। और विजातीय समूह किसको कहते हैं, विजातीय समूह उसको कहते हैं जिनमें
पारस्परिक संबंध नहीं होता, मतलब एक इतना अलग है, दूसरा मतलब वो एक दूसरे में मतलब बहुत अलग रहता है, बहुत डिफरेंस रहता है, ठीक है। विजातीय समूह उसको कहते हैं, विजातीय समूह में पारस्परिक संबंध नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, विजातीय समूह। आपको क्वेश्चन यहाँ क्या टाइप किया हो कि समष्टि अर्थशास्त्र का एक दोष लिखिए, तो आपको क्या लिख देना है, विजातीय समूहों की समस्या, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं कि राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति किस अर्थव्यवस्था के उपकरण है। राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति किस अर्थव्यवस्था के उपकरण है। आपका आंसर क्या होना चाहिए, समष्टि अर्थशास्त्र के उपकरण। सिंपल सा, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति किस अर्थशास्त्र के उपकरण है, समष्टि अर्थशास्त्र के उपकरण है, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको मतलब ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, अब ये सब्जेक्टिव में पढ़ा रहा हूं आप लोग को, इसका मतलब ये मत समझिए कि ये ऑब्जेक्टिव में नहीं आएंगे, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कोई किताब से नहीं छपा हूं मैं, ये फिर कोई किताब का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसी तरह है कि व्यापार चक्र का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, ठीक है। व्यापार चक्र का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, व्यापार चक्र का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह पांचवा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तर पर या बड़े समूह की समस्या को हल करने में कौन सा अर्थशास्त्र उपयुक्त है, समष्टि अर्थशास्त्र। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि समष्टि अर्थशास्त्र बहुत बड़ा समंदर है, बहुत सारी चीज का अध्ययन किया जाता है उसमें, ठीक है। यहाँ आपको क्वेश्चन क्या पूछना है कि राष्ट्रीय स्तर पर या बड़े समूह की समस्या को हल करने में कौन सा अर्थशास्त्र उपयुक्त है। आपका आंसर क्या होना चाहिए, समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन कवर हो गया, छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का एक दूसरे से क्या संबंध है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, मैंने आप लोगों को बताया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र जिस तरह से दो पार्ट होते हैं, लेकिन व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का एक दूसरे से क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, कैसे मतलब वो दोनों एक दूसरे से संपर्क रखते हैं। आपका आंसर होना चाहिए पूरक है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में संबंध जो हुआ पूरक संबंध है। पूरक का मतलब होता है जिससे किसी को पूर्ति हो, यानी तुष्ट करने वाला। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र भले ही छोटे यूनिट का है, लेकिन एक तरह से वो भी संतुष्ट करता है किसको, समष्टि अर्थशास्त्र को। और समष्टि अर्थशास्त्र किसको संतुष्ट करता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को, इसलिए उसी को कहते हैं पूरक, यानी जिससे किसी की पूर्ति हो, यानी तुष्ट करने वाला। यहाँ आपका आंसर क्या होगा, पूरक होगा, यानी समष्टि, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में एक दूसरे से कैसा संबंध है, क्या संबंध है, कैसा संबंध है, तो आपको आंसर क्या होगा, पूरक संबंध है, ठीक है। इसी तरह मेरा छठा क्वेश्चन कवर हो गया। इसी तरह सातवां जो क्वेश्चन है कि उत्पादन के साधनों का स्वामी कौन सा क्षेत्र होता है। उत्पादन के साधनों का स्वामी कौन सा क्षेत्र होता है, आपका आंसर होगा परिवार, ठीक है। आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं, परिवार क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र पूरा तरह से एक्सप्लेन करके आप लोगों को पढ़ा चुका हूं थ्योरी वाला वीडियो में, ठीक है। आप लोग अगर थ्योरी कंप्लीट नहीं किया फिर बोल रहा हूं कि थ्योरी को कंप्लीट कर लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। उत्पादन के साधनों का स्वामी कौन सा क्षेत्र होता है, आपका आंसर क्या होना चाहिए, परिवार, यानी परिवार क्षेत्र होता है। उत्पादन के साधनों का स्वामी कौन सा क्षेत्र होता है, परिवार क्षेत्र होता है, ठीक है। इसी तरह सातवां क्वेश्चन कवर हो गया। आठवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वास्तविक प्रभाव को विनिमय के किस क्षेत्र में अपनाया जाता है। विनिमय के किस क्षेत्र में अपनाया जाता है, तो वस्तु विनिमय के क्षेत्र में अपनाया जाता है। वास्तविक प्रभाव को वस्तु विनिमय के किस क्षेत्र में अपनाया जाता है, वस्तु विनिमय के क्षेत्र में अपनाया जाता है। वास्तविक प्रभाव को वस्तु विनिमय के क्षेत्र में अपनाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको नोट करते हुए चलिए। आप अगर वीडियो देख करके छोड़ दीजिएगा तो पक्का है 2 दिन में भूल जाइएगा, इसलिए सबको नोट करते हुए चलिए, अच्छा रहेगा आगे आपके लिए, अच्छा तरह से मार्क्स ला पाइएगा, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं कि 9वां क्वेश्चन की ओर कि रिसाव और इंजेक्शन किस प्रकार के चार हैं। रिसाव और इंजेक्शन किस प्रकार के चार हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, प्रवाह चार है। रिसाव और इंजेक्शन कौन सा चार है, प्रवाह चार है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन कवर हो गया। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, नाम मात्र का प्रभाव किसे कहा जाता है। नाम मात्र का प्रभाव किसे कहा जाता है, तो मुद्रित प्रभाव को कहा जाता है। नाम मात्र मतलब एक तरह से छोटा ही, मुद्रित प्रभाव को कौन सा प्रभाव कहा जाता है, नाम मात्र का प्रभाव कहा जाता है। मुद्रित प्रभाव को कौन सा प्रभाव, नाम मात्र का प्रभाव कहा जाता है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन की तरफ। बंद अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं, तो 3 क्षेत्र होते हैं, सिंपल 3 क्षेत्र होते हैं बंद अर्थव्यवस्था में। बंद अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र यानी जिसमें कृषि क्षेत्र आता है, और द्वितीय क्षेत्र जिसमें उद्योग विनिर्माण आता है, और तृतीय क्षेत्र जिसमें सर्विस, बड़े बड़े IPS
मतलब बड़े बड़े जो सर्विस होते हैं, डॉक्टर वकील, उसमें आते हैं। तृतीय क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। बंद अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। हो गया। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन की ओर। आय के चक्रीय प्रवाह में कितने मॉडल्स का अध्ययन किया जाता है? आय के चक्रीय प्रवाह में कितने मॉडल्स का अध्ययन किया जाता है? देखिए कि आय के चक्रीय प्रवाह में 4 मॉडल्स का अध्ययन किया जाता है। कितने? 4 मॉडल्स का अध्ययन किया जाता है। देखिए पहला मॉडल जो होता है परिवार तथा व्यवसायिक फर्म का अध्ययन, या फिर और दूसरा जो होता है सरकारी, और शेष जो होता है शेष विश्व क्षेत्र और पूंजी बाजार का अध्ययन किया जाता है। शेष में विश्व क्षेत्र और पूंजी बाजार का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से आय के चक्रीय प्रवाह में कितने मॉडल्स का अध्ययन किया जाता है? 4 मॉडल का अध्ययन किया जाता है। आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आय के चक्रीय प्रवाह में याद रखिए चक्रीय प्रवाह में 4 मॉडल का अध्ययन किया जाता है। चक्रीय 4 यहाँ मिल रहा है ना, चक्रीय 4 यानी चक्रीय प्रवाह में 4 मॉडल्स का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखने में भी बहुत आसानी होगी। ठीक, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय आय और पूर्ण रोजगार का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर हुआ समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर हुआ समष्टि अर्थशास्त्र। इस तरह से एक ही शब्द का एक तरफ से आप समष्टि अर्थशास्त्र का आंसर नहीं ठोक दीजिएगा एग्जाम में। यहाँ क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आय और पूर्ण रोजगार का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में किया जाता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? समष्टि अर्थशास्त्र की शाखा में किया जाता है। यानी समष्टि अर्थशास्त्र का जो एक बेस्ट शाखा है, बेस्ट मतलब ब्रांच है समष्टि अर्थशास्त्र, उसी में किया जाता है राष्ट्रीय आय और पूर्ण रोजगार का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 14वां क्वेश्चन की ओर कि सामूहिक हितों पर किस अर्थशास्त्र में बल दिया जाता है? सामूहिक हितों में किस अर्थशास्त्र पर बल दिया जाता है, फिर किस अर्थशास्त्र में बल दिया जाता है? तो आंसर क्या होगा? समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक हितों पर बल दिया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक हितों पर बल दिया जाता है। ठीक है, हो गया आपका। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन की ओर। श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो मजदूरी दर कहते हैं। श्रम का क्रय विक्रय, श्रम क्या होता है? श्रम मतलब क्या? वो मतलब एक तरह से कोई किसी को देखकर शर्मा रहे, वो नहीं। श्रम का मतलब यहाँ क्या होता है? एक तरह से मेहनत। श्रम का क्या कहता है? श्रम को क्या कहता है? मेहनत, यानी श्रमिक। श्रम से ही बना है श्रमिक। श्रम से क्या बना है? श्रमिक, यानी मेहनत करने वाला। मजदूर को एक तरह से मजदूरों को क्या कहते हैं? श्रमिक भी कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, श्रमिक वर्ड सुने होंगे। श्रम से क्या बना है? श्रमिक। यानी श्रम का क्रय विक्रय, श्रम मतलब काम यानी मेहनत। श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मजदूरी दर कहते हैं। मजदूरी दर पर ही लोग काम करते हैं। इसी तरह से 16वां क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में फर्म और सरकार के अतिरिक्त दूसरा बड़ा क्षेत्र कौन सा है? परिवार क्षेत्र। 16वां क्वेश्चन कौन सा है कि अर्थव्यवस्था में फर्म और सरकार, यानी फर्म और सरकार वाला क्षेत्र को छोड़ दीजिए, उसके अतिरिक्त दूसरा बड़ा क्षेत्र आपका जो होगा वो होगा परिवार क्षेत्र। ठीक है, तो दोस्तों ये मतलब क्वेश्चन कवर हो गया। ठीक है, आगे है जो रिक्त स्थान, ये मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ना नहीं है अभी, फिर लास्ट में ये लोग को पढ़ाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है रिक्त स्थान, लेकिन ये मैं अभी ये नहीं कराऊंगा। लेकिन ज़्यादा अगर कराऊंगा तो फिर आप लोग मतलब ये इधर नहीं संभाल पाइएगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में लेकर के रखा हूँ, ये जो बनाया हो रिक्त स्थानों की प्रतिक्रिया, ये भी मतलब एक तरह से किताब का क्वेश्चन नहीं है, ये भी मैं एक्स्ट्रा ही बना करके रखा हूँ। सिर्फ आप लोग ये जितना पढ़ा है आज इस वीडियो में, इसको कवर कीजिए, इसको याद कीजिए, इसको नोट कीजिए, यही बहुत काफ़ी है। और आप लोग इस चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर पूरी तरह से तैयारी कराई जाएगी। धैर्य बना के रखिए। कोई बोलते हैं कि धैर्य कितना बना के रखिए, लेकिन धैर्य आप बना के रखिए, इसका मतलब ये थोड़ी कि धैर्य बना के रख के बैठ जाइए। मैं जो पर डे इस पर नोटिफिकेशन डाल रहा हूँ, पर डे आपके पास जो नोटिफिकेशन पहुँच रहा है, पर डे जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, पर डे जो थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ, पर डे आप पूरा पढ़िए, पर डे नोट कीजिए, पर डे वीडियो देखिए। आपका इसी तरह पढ़ाई होगा, पूरा मुकम्मल होगा, आप लोग अच्छे मार्क्स ला पाइएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए और एक शॉर्ट मतलब एक लाइन में एक शब्द में जवाब देने वाला भी क्वेश्चन आंसर किए। तो दोस्तों पढ़ाई का मेथड कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए कि पढ़ाई का मेथड कैसा लगा, मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए। लाइक भी नहीं करते, लाइक करने में आप लोग को कितना सेकंड लगता है, लाइक भी कीजिए। ठीक है, तो इस चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, तभी वो लोग को भी पढ़ाई का मतलब एक तरह से फ़ायदा पहुँचेगा तो अच्छा होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज बस यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।